साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस के द्वारा जो यूपीएससी 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, उस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 2 को पहला टेस्ट हम लोग पूरे व्याख्या के साथ 4 वीडियो में ख़त्म कर चुके हैं और ये यहाँ पर हम लोग दूसरा टेस्ट का पहला पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक को पूरी व्याख्या के साथ जो इसके टेस्ट के साथ जो व्याख्या दी जाती है उस पूरी व्याख्या को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि राज्य मंत्रिपरिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं। पहला है संविधान राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट करता है। दूसरा, मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। तो बताना है कि इन दोनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो इसमें आप देखें तो पहला वाला कथन जो है ये सही नहीं कि संविधान में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं बताई गई है। दूसरी चीज़, जो दूसरा कथन है ये पूरी तरीके से सही है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखें तो अनुच्छेद 163 के तहत 163 के अनुसार जिन बातों में राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को भी अपने विवेकानुसार करे, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों या कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह जो होती है वो किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। इस प्रकार से दूसरा कथन जो है आपका सही हो जाता है। और इसके अलावा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल, राज्य में प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या सदन के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ कंडीशन भी है, लेकिन राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या जो है वो 12 से कम भी नहीं होगी। यह प्रावधान जो है 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा शामिल किया गया था। संविधान जो है वो राज्य मंत्रिपरिषद के आकार और मंत्रियों के पद को निर्दिष्ट नहीं करता है। ये मुख्यमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थितियों के आवश्यकता अनुसार निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा या राज्य की विधान परिषद या दोनों सदनों में बोलने और उनकी कार्यवाहियों में भाग लेने और विधानमंडल किसी भी समिति में जिसमें उनका नाम सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। किंतु अनुच्छेद 177 के अनुसार उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, बोलने का अधिकार तो होता है परंतु जरूरी नहीं मत देने का अधिकार उसी सदन में होता है जिस सदन का वो सदस्य होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यह है कि लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि 3 कथन दिए गए। पहला, इस समिति की स्थापना अर्थात लोक लेखा समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। दूसरा, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोक लेखा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा, कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। हमें इसमें बताना है कि कौन से कथन इसमें सही नहीं है। तो जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है, ठीक है। दूसरा कथन वो गलत है, तीसरा कथन भी सही है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी केवल 2 जो है ये गलत है। अब इसकी व्याख्या थोड़ा देखें तो लोक लेखा समिति जो है ये प्रत्येक वर्ष संसद द्वारा कुछ चीज़ों की जांच करने की गठित की जाती है। अब वो कौन सी बातें जिनकी जांच करती है? तो पहला, भारत सरकार के व्यय के लिए संसद द्वारा अनुदानित राशियों, जो भी अनुमोदित राशियां हैं उनका विनियोग दर्शाने वाली लेखाओं की। इसके अलावा भारत सरकार के वार्षिक वित्त लेखा की, साथ ही संसद के समक्ष रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं की जिन्हें समिति ठीक समझे, जैसे कि स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त निकायों। इनमें स्वायत्त और अर्धस्वायत्त निकायों में सार्वजनिक उद्यम समिति के दायरे में आने वाले सार्वजनिक उद्यमों और सार्वजनिक कंपनियों को छोड़ करके जो भी स्वायत्त और अर्धस्वायत्त निकाय हैं उनके लेखाओं की भी जांच इसके द्वारा की जाती है। इसके अलावा लोक लेखा समिति जो है यह सबसे पुरानी संसदीय समिति है और यह पहली बार 1921 में 1921 में गठित की गई थी और इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। अब इसमें सदस्य संख्या की बात करें, कितने सदस्य होते हैं, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को अपने सदस्यों अर्थात लोकसभा के सदस्यों में से समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार होता है। वहीं जो प्राक्कलन समिति होती है
उसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सबके सब किससे होते हैं, लोकसभा से लिए जाते हैं। और इस समिति में किसी भी मंत्री को सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं, अगला है भारत के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन दिए गए हैं। पहला, किसी भी पूर्व संवैधानिक विधि से, संवैधानिक संधि से उत्पन्न किसी भी विवाद पर उच्चतम न्यायालय की सलाह जो है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। दूसरा कथन, राष्ट्रपति यदि व्यापक महत्व की विधि या तथ्य से संबंधित प्रश्न न्यायालय को संदर्भित करता है तो न्यायालय को अपनी राय देना अनिवार्य होता है। तो बताना है इसमें से कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो आप देखें, इसमें जो पहला कथन है वो सही है, परंतु दूसरा कथन कि राय देना अनिवार्य होता है ये सही नहीं है। तो आपका केवल कथन एक सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखें। तो संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को दो श्रेणियों के मामलों में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने का अधिकार होता है। पहला, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना हो जो व्यापक महत्व का हो, तो उस मामले में उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपनी राय दे सकता है या देने से मना कर सकता है। तो यहाँ पे जो है राय देना अनिवार्य है या सही नहीं है, दे भी सकता है और देने से मना भी कर सकता है। परंतु जो दूसरा है, दूसरी कैटेगरी है कि किसी भी पूर्व संवैधानिक मतलब संविधान के प्रारंभ होने से पहले जो भी संधि, करार या प्रसंविदा है, वचनबद्धता, सनद या इसी तरह के अन्य समान लिखितों से उत्पन्न कोई विवाद है, तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी राय देना अनिवार्य होगा। यहाँ पर जो ये वाला मैटर है, इसमें जो उच्चतम न्यायालय है वो राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना नहीं कर सकता है। और अनिवार्य होगा, किसी भी पूर्व संवैधानिक संधि से उत्पन्न विवादों पर उच्चतम न्यायालय की जो सलाह होती है वो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं, केवल सलाह होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केंद्रीय मंत्रियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने बिना ही मंत्री नहीं बन सकता है। दूसरा, संविधान में मंत्रियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो आप देखें, पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। तो इस प्रकार से दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 जो है उसके अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार, मतलब ये जो मंत्रिपरिषद उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। सामान्यतः संसद के सदस्यों को जो है वो मतलब लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया जाता है, चाहे वो राज्यसभा से चुने जाए या लोकसभा से। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे भी मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। और कोई मंत्री जो निरंतर 6 मास की किसी अवधि तक संसद के सदन का सदस्य नहीं है उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। मतलब कोई व्यक्ति यदि किसी सदन का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम 6 मास तक मंत्री के रूप में रह सकता है, परंतु 6 मास के बाद उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि नहीं ग्रहण करता तो उसको अपने मंत्री पद से हट जाना पड़ेगा। इसके अलावा मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति की भूमिका है उसको यहाँ पर हमें देखना है। तो पहला है कि जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा से संबंधित सभी मामलों के लिए संविधान और प्रक्रिया के नियमों के निर्वचन हेतु अंतिम प्राधिकारी होता है। दूसरा, सभापति के निर्णय पूर्वोदाहरण जो विनिर्णय होते हैं वो पूर्वोदाहरण बन जाते हैं जो कि बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। तीसरा, जो सभापति होता है वह दलबदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में यह निर्णय करता है कि वह निरर्ह है, मतलब वह सदस्य रहने योग्य है या नहीं है। हमें बताना है इन तीनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। तो आप देखें तीनों के तीनों ही कथन जो है वो सही हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। इसकी थोड़ी व्याख्या देखें
तो राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और पीठासीन अधिकारी के रूप में राज्यसभा का सभापति सभा की प्रतिष्ठा और गरिमा का निर्विवाद संरक्षक होता है। जहां तक राज्यसभा में अथवा राज्यसभा से संबंधित मामलों का संबंध है, सभापति के पास अर्थात उपराष्ट्रपति के पास संविधान और नियमों के निर्वचन का अधिकार होता है और ऐसे निर्वचन के संबंध में सभापति के साथ कोई तर्क वितर्क या विवाद नहीं कर सकता है। तो इसलिए जो पहला आपका कथन था कि अंतिम प्राधिकारी होता है, ये पूरी तरीके से सही है। वहीं सभापति के विनिर्णय पूर्वोदाहरण बन जाते हैं जो कि बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं। सभापति के विनिर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है या उनकी आलोचना नहीं की जा सकती और सभापति के किसी भी निर्णय का विरोध करना राज्यसभा और सभापति की अवमानना होती है। सभापति अपने निर्णयों का कारण बताने के लिए भी बाध्य नहीं है। आमतौर पर ये जो निर्णय होते हैं वो सभापति द्वारा राज्यसभा में दिए जाते हैं, परंतु कोई आकस्मिकता होने पर उसके जो विनिर्णय हैं उसको विनिर्णय को उसके अनुरोध पर उपसभापति द्वारा राज्यसभा में पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा कथन भी सही हो गया। तथा इसके अलावा संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल के आधार पर राज्यसभा के किसी सदस्य के बारे में निर्णय करता है जो सभापति होता है कि वह निरर्हर है या नहीं, मतलब वह सदस्य रहने योग्य है या नहीं, और वह इस अनुसूची के उपबंधों को प्रभावकारी बनाने के लिए भी नियम बनाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि संविधान में 10वीं अनुसूची, जो ये 10वीं अनुसूची है, वो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा अंतः स्थापित की गई थी, मतलब जोड़ी गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों और कर्तव्यों का स्रोत क्या है। तो आप देखें, पहला है भारत का संविधान, दूसरा लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, तीसरा है संसदीय परंपराएं। तो बताना है कि इसको अध्यक्ष को जो शक्तियाँ और कर्तव्य का स्रोत है वो क्या है। तो तीनों की तीनों जो इसकी शक्तियों और कर्तव्यों का स्रोत है, अर्थात आपका ऑप्शन डी जो है वो 1, 2, 3 ये सही हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देखें। तो लोकसभा अध्यक्ष अपनी शक्तियों और कर्तव्यों को 3 स्रोतों से प्राप्त करता है, अर्थात भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम और तीसरा संसदीय परंपराएं। अब थोड़ा सा लोकसभा अध्यक्ष के जो शक्तियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का, तो लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का प्रमुख होता है और वह सदस्यों सामूहिक रूप से सदन और उसकी समितियों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का संरक्षक होता है। साथ ही जो अध्यक्ष है वो सदन का प्रमुख प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। साथ ही इस पद पर अध्यक्ष के पास असीम व महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निहित होती हैं और उसे सदन के भीतर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च प्राधिकार प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो अध्यक्ष होता है वह भारत के संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों तथा सदन के भीतर संसदीय परंपराओं के निर्वचन हेतु अंतिम प्राधिकारी होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में कीटनाशकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें यहाँ पे। पहला है, भारत में कीटनाशकों का विनियमन जो है वो कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है। दूसरा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित है। तीसरा, भारत में कीटनाशकों का विज्ञापन और प्रचार नहीं किया जा सकता है। बताना है इसमें से कौन सा या कौन से कथन सही है, तो सही बताना है। तो आप यहाँ पे इस प्रश्न को जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जब टीवी देखते हैं तो टीवी में कीटनाशकों से संबंधित, कृषि से संबंधित जो कीटनाशक होते हैं उसका विज्ञापन टीवी पे आता है। यदि आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक कर जाएगा तो मतलब ये जो तीसरा कथन है, तीसरा कथन क्या होगा, गलत हो गया। तो आप तीसरा वाला कथन जिसमें उसको कैंसिल कर दीजिए, तो बी सी डी बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, आपका ऑप्शन ए सही हो जाता। अब थोड़ा सा इसको व्याख्या देख लें, मतलब इसमें केवल कथन एक ही सही है, बाकी 2 और 3 गलत है। तो यह जो संदर्भ है, यह संदर्भ आया क्यों है, तो मई में कृषि मंत्रालय ने सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले 27 कीटनाशकों, खरपतवार नाशियों और कवकनाशियों द्वारा जैव पर संकटों के कारण प्रतिबंध लगाने की अपनी योजना के लिए सुझावों और आपत्तियों हेतु एक मसौदा अधिसूचना प्रकाशित की। मानवों और पशुओं को जोखिम से बचाने के लिए कीटनाशकों के आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग को विनियमित करने के दृष्टिकोण के साथ कीटनाशक अधिनियम 1968 को अगस्त 1971 में क्रियान्वित किया गया था। इसके अलावा कीटनाशकों के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु कीटनाशक
निषेध आदेश जो है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, न कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। एक समिति थी जिसका नाम था अनुपम वर्मा समिति, तो इसकी सिफारिशों के आधार पर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कीटनाशक निषेध आदेश 2018 को अधिसूचित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुपम वर्मा समिति किससे संबंधित रही है? कृषि से संबंधित रही है। और इस अधिसूचना के तहत 18 कीटनाशकों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया था। अब थोड़ा सा कीटनाशक के बारे में बात करें तो कीटनाशक के एक प्राणघातक रसायन होने के बावजूद भी भारत में इन्हें अन्य उपभोक्ता उत्पादों की तरह विज्ञापित और प्रचारित किया जाता है और उन्हें मीडिया के कई माध्यमों द्वारा विज्ञापित किया जाता है, मतलब उसका प्रचार किया जाता है, इसलिए तीसरा कथन गलत हो जाता है आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका कि समेकित ऋण शोधन निधि, या इसे शॉर्ट में इंग्लिश में कहते हैं कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, या शॉर्ट में कहें इसको तो CSF के नाम से जानते हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला है कि यह जो आपका CSF फंड है, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड है, यह RBI के साथ राज्यों द्वारा अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एक बफर के रूप में बनाई गई एक आरक्षित निधि है, रिजर्व फंड है। दूसरा, यह निधि जो होती है लोक लेखे में अनुरक्षित की जाती है और इसका उपयोग ऋण के मोचन की इंग्लिश क्या होती है? रिडम्पशन। तो ऋण के मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आप देखें दोनों के दोनों ही कथन पूरी तरीके से सही आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। अब इसकी चर्चा हम कर क्यों रहे हैं? तो जो संदर्भ यह है कि लॉकडाउन का राज्य जो है राजस्व स्रोतों में कमी आई है, जो राजस्व के स्रोत हैं उसमें कमी आई है। इसके कारण राज्यों की मांग है कि केंद्र के द्वारा निधियों में संचित धन, जैसे कि समेकित ऋण शोधन निधि CSF से धन निकासी के मानदंडों में छूट प्रदान की जाए। अब ये होता क्या है? जो CSF है, समेकित ऋण शोधन निधि CSF, इसकी स्थापना 1999-2000 में RBI के द्वारा राज्यों के बाजार ऋणों के मोचन अर्थात रिडम्पशन के लिए की गई थी। CSF जो है एक आरक्षित निधि है जो राज्यों द्वारा अपने ऋण दायित्वों के परिशोधन के लिए बनाई गई है। राज्य सरकारें रिजर्व बैंक के साथ समेकित ऋण शोधन निधि CSF को अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एक बफर के रूप में बनाए रखती हैं। जो यह CSF योजना है अर्थात समेकित ऋण शोधन निधि योजना, इसके तहत राज्य सरकार अपनी भविष्य की देनदारियों के पुनर्भुगतान हेतु एक बफर के सृजन हेतु निधि में अपनी वार्षिक बकाया ऋणों अर्थात आउटस्टैंडिंग डेप्ट के 1 से 3% तक का योगदान कर सकती हैं। 1999-2000 में स्थापित जो यह CSF रहा है अर्थात समेकित ऋण शोधन निधि, इसने CSF ने 31 मार्च 2020 तक 23 राज्यों के 1.3 लाख करोड़ रुपए के भंडार संचित किए हैं। आरंभ में जो है शुरुआत में जब इसको स्थापित किया गया था तो आरंभ में 11 राज्यों ने ऋण शोधन निधि की स्थापना की थी। बाद में 12वें वित्त आयोग जो कि आपका 2005 से 2010 तक के लिए था, तो 12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि सभी राज्यों के पास सभी ऋणों के परिशोधन के लिए धनराशि होनी चाहिए जिसमें बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष अर्थात NSSC जो इंग्लिश में कहते हैं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के खाते पर देयताएं आदि सम्मिलित हैं। और यह निधि जो होती है राज्यों की संचित निधि के दायरे से बाहर लोक लेखा में अनुरक्षित की जाती है और इसका उपयोग ऋण के मोचन अर्थात रिडम्पशन के लिए के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है और इसे एक अच्छा राजकोषीय अभिशासन इससे सुनिश्चित होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रत्यानुदान जिसे इंग्लिश में कहते हैं वोट ऑफ क्रेडिट, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए। पहला है कि यह जो प्रत्यानुदान है यह भारत के संसाधनों पर भारित किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। दूसरा, यह एक असाधारण अनुदान है, असाधारण ग्रांट है और मांग का विवरण साधारणतः बजट में नहीं दिया जाता है। तो आप देखें ये दोनों के दोनों ही कथन जो है पूरी तरीके से सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और चर्चा कर लें तो किसी वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय के समान अनुमानों वाले बजट के अतिरिक्त सरकार के द्वारा विभिन्न अन्य अनुदान जो है वो असाधारण या विशेष परिस्थितियों में दिए जाते हैं, जैसे कि अनुपूरक अनुदान या अतिरिक्त अनुदान या अधिक अनुदान अर्थात एक्सेस ग्रांट या प्रत्यानुदान
अर्थात वोट ऑफ क्रेडिट, अपवादात्मक अनुदान या सांकेतिक अनुदान। अब हम यहाँ पर प्रश्न में जो हमारा प्रत्यय अनुदान पूछा गया वोट ऑफ क्रेडिट, इसको देखते हैं। तो ये होता क्या है, जब किसी सेवा या मद के अनिश्चित चरित्र या आकार के कारण मांग को बजट में दिए गए विवरण के साथ प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, मतलब उससे या पूरा नहीं किया जा सकता, तो भारत के संसाधनों पर भारित किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए प्रत्यानुदान दिया जाता है। इसलिए यह जो होता है लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिए गए एक ब्लैंक चेक की तरह होता है, मतलब इससे जब चाहे सरकार पैसा निकाल सकती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें। यहाँ पे एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 10। तो यह है कि निम्नलिखित में से कौन सेवा मतदाता है जो डाक मतपत्र के माध्यम से या परोक्ष अर्थात प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होते हैं। पहला है अनिवासी भारतीय, दूसरा है सशस्त्र बलों के सदस्य, तीसरा है विदेश में नियोजित भारतीय राजनयिक। तो इसमें आप देखें तो पहला अनिवासी भारतीय एनआरआई इसमें शामिल नहीं होते हैं, जबकि दूसरा और तीसरा ये दोनों इसमें शामिल होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 ये सही हो जाएगा। अब इसके बारे में और चीज़ें देखें तो सेवा मतदाता होते कौन हैं, तो सेवा मतदाता वह हैं जिनके पास सेवा पात्रता होती है। सेवा मतदाता या तो डाक मतपत्र के माध्यम से या अपने द्वारा नियुक्त किसी परोक्ष या प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से अपना मतदान या वोट डाल सकता है। वह सेवा मतदाता जो अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि या परोक्ष या प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुनता है उसे वर्गीकृत सेवा मतदाता कहा जाता है। 2003 में प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान का विकल्प चुनने की सुविधा जो है वो सशस्त्र बलों से संबंधित सेवा मतदाताओं और सेना से संबंधित अन्य उन सदस्यों को प्रदान की गई थी जिन पर सेना अधिनियम के प्रावधान लागू होते थे। ऐसे सेवा मतदाता जो प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान का विकल्प चुनते हैं उन्हें एक निर्धारित प्रारूप में प्रॉक्सी को नियुक्त करना होता है और निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी अर्थात जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है आरओ उसको सूचित करना होता है। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20 की उपधारा 8 के प्रावधानों के अनुसार सेवा मतदाता में कौन कौन शामिल है उसको भी देखें। तो इसके तहत संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, इसके अलावा किसी ऐसे बल के सदस्य जिन पर सेना अधिनियम 1950 लागू होता है जैसे कि असम राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी, बीआरओ अर्थात सीमा सड़क संगठन, ग्रीफ, जीआरईएफ, सीआईएसएफ इत्यादि, और किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य जो उस राज्य से बाहर सेवारत हों वो भी इसमें शामिल होंगे, और ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन हैं और भारत के बाहर किसी पद अर्थात भारतीय राजनयिक पद पर नियोजित हों। इसके अलावा जो एनआरआई है ये इसमें शामिल नहीं है। तो भारत के ऐसे नागरिक जो रोजगार, शिक्षा आदि के कारण देश में अनुपस्थित हों तथा उन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल न की हो और अन्यथा अपने पासपोर्ट में उल्लिखित पते पर मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हों, इनको भी अभी तक प्रॉक्सी मतदान के माध्यम से मतदान करने की अनुमति नहीं दी गई है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है लोक अदालत के संदर्भ में। तो यहाँ पर बात करना है कि लोक अदालत संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। दूसरा, लोक अदालत का अधिनिर्णय अबाध्यकर नहीं होता था या अपील करने योग्य होता। तीसरा, लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान लेते समय सिविल प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम जैसे पद्धति मूलक विधियों का सख्त अनुप्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। तो आप देखें इसमें जो पहला कथन है वो पूरी तरीके से सही है, तीसरा कथन भी पूरी तरीके से सही है, परंतु दूसरा कथन जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे जब निर्णय हो जाता है तो इसकी अपील नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से पहला और तीसरा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा लोक अदालत के बारे में बात करें तो लोक अदालत एक मंच या फोरम है जहाँ उन मामलों या विवादों को जो न्यायालय में लंबित हैं अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए अर्थात न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, इनके संदर्भ में पक्षकारों के मध्य समझौता किया जाता है या उसे परिनिर्धारित किया जाता है, मतलब कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट किया जाता है। लोक अदालत को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लोक अदालत के निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन से लाभ है? पहला, इसमें कोई न्यायालय फीस नहीं ली जाती और यदि न्यायालय फीस का भुगतान किया गया हो तो लोक अदालत में मामले में समझौते या परिनिर्धारण के उपरांत न्यायालय द्वारा फीस लौटा दी जाएगी। दूसरा, लोक अदालत की प्रमुख विशेषता है लचीली प्रक्रिया,
तथा विवादों की त्वरित सुनवाई। लोक अदालत में दावों का आकलन करने के लिए सिविल प्रक्रिया विधियों जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जैसी पद्धति मूलक विधियों के कठोर क्रियान्वयन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और यहाँ लोक अदालत में सभी पक्ष अपने वकीलों के माध्यम से न्यायाधीश से सीधे संवाद कर सकते हैं, जो कि नियमित अदालतों में संभव नहीं हो पाता है। वहीं लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय संबद्ध पक्षकारों व दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यह बाध्यकारी होता है और इसका प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय अर्थात सिविल कोर्ट की डिग्री के बराबर होता है। साथ ही यह गैर अपीलीय होता है, मतलब इसके बाद आप कहीं और अपील नहीं कर सकते हैं, जिससे विवादों के अंतिम समाधान में विलंब नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो 12 है ये कि राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह जो प्रणाली है प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्यों में उनके सुचारू आवागमन को सुगम बनाने हेतु डिजाइन किया गया एक केंद्रीय ऑनलाइन कोष है। दूसरा, इसे नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया। तीसरा, इसे कोविड-19 के दौरान संपर्क में आने वालों का पता लगाने अर्थात कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आवागमन की निगरानी हेतु उपयोग किया जा सकता है। तो बताना इसमें से कौन से कथन या कौन सा सही है। तो आप देखें तो इसमें पहला जो है वो पूरी तरीके से सही है और तीसरा पूरी तरीके से सही, परंतु दूसरा नहीं, इसे नीति आयोग द्वारा विकसित नहीं किया गया। तो आपका 1 और 3 अर्थात सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। इसके बारे में और बातें कर लें तो राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली अर्थात NMIS यह प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है। यह प्रवासियों के आवागमन के संबंध में सूचना प्राप्त करने और सभी राज्यों में फंसे हुए प्रवासियों का आवागमन सुगम बनाने हेतु डिजाइन और विकसित किया गया है। यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों से संबंधित केंद्रीय कोष को बनाए रखने में और उनके मूल स्थानों तक उनके सुचारू आवागमन को सुगम बनाने के लिए त्वरित अंतरराज्यीय संचार या समन्वय में सहायता करेगा। इसका एक अतिरिक्त लाभ जो है वो संपर्क में आने वाले लोगों का पता लगाना था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के रूप में भी होगा, जो समग्र रूप से कोविड-19 से निपटने के लिए की जा रही अनुक्रियात्मक कार्रवाइयों में उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा इससे राज्य यह परिकल्पना करने में सक्षम होगा कि कितने लोग कहां से बाहर जा रहे हैं और तथा कितने लोग अपने गंतव्य राज्यों में पहुंच रहे हैं। गृह मंत्रालय ने प्रवासियों के आवागमन पर सूचना प्राप्त करने और बेहतर अंतर्राज्य समन्वय हेतु इस राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किया है। अब देखें इसको विकसित किसने किया है, तो राष्ट्रीय प्रवासी जो सूचना प्रणाली NMIS है, इसको राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के द्वारा विकसित किया गया है, ना कि नीति आयोग के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा में अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला, अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि जो है वो कार्यवाहक अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाती है। जो कार्यवाहक अध्यक्ष मतलब प्रोटेम स्पीकर के द्वारा निर्धारित किया जाए। दूसरा, अध्यक्ष जब सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है तो लोकसभा के विघटित होने के उपरांत अपने पद से त्यागपत्र दे देता है। हमें बताना है इसमें से दोनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आप देखें इसमें से दोनों ही कथन जो है वो गलत है, पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है, ना तो 1 ना तो 2, ये आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा चर्चा करें कि क्यों गलत है। तो लोकसभा द्वारा अध्यक्ष का चुनाव उसके उपस्थित सदस्यों के बीच से किया जाता है और अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख है वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। यद्यपि अध्यक्ष जो होता है वो सत्तारूढ़ दल का सदस्य होता है और यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तब भी अध्यक्ष अपने पद का त्याग नहीं करता है और वह नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक पद धारण करता है। तो इस प्रकार से पहला वाला आपका गलत हो गया और दूसरा वाला भी आपका गलत हो गया। अब थोड़ा सा प्रोटेम स्पीकर के बारे में बात कर लेते हैं, जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर को सदन के संचालन हेतु तब नियुक्त किया जाता है जब लोकसभा और विधानसभाओं का निर्वाचन किया जा चुका हो, मतलब नया विधानसभा या लोकसभा गठित हो चुकी हो, चुनी गई हो तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए मतदान न हुआ हो। कार्यवाहक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर जो है वो लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाता है और अध्यक्ष के चुनाव का निरीक्षण करता है। जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो कार्यवाहक अध्यक्ष का पद स्वयं समाप्त हो जाता है और वह फ्लोर टेस्ट भी संचालित करता है, जो प्रोटेम स्पीकर है। और इसकी जो नियुक्ति है
इसकी नियुक्ति आम कैसे होती है, इसको भी देख लें प्रोटेम स्पीकर की। तो आम चुनाव तथा नवीन सरकार के गठन के पश्चात विधायी अनुभाग द्वारा तैयार वरिष्ठ लोकसभा सदस्यों की एक सूची संसदीय मामलों के मंत्री को सौंप दी जाती है, जो कार्यवाहक अध्यक्ष का चुनाव करता है। इस नियुक्ति को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। राष्ट्रपति लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले नवनिर्वाचित लोकसभा के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष अर्थात प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। तो कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो यह है कि न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना अत्यंत कठिन है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। दूसरा, न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तीसरा, अभी तक उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को पद से नहीं हटाया गया है। तो बताना है इनमें से कौन से कथन सही है। तो आप देखें तीनों के तीनों ही कथन पूरी तरीके से सही हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 1 2 3। अब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यहाँ पर हम उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के आदेश से उसके पद से हटाया जा सकता है और उसे केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर उसके पद से हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के ही समान होती है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने संबंधी प्रक्रिया को विनियमित करता है। इसके लिए क्या किया जाता है? लोकसभा के मामले में 100 सदस्य अथवा राज्यसभा के मामले में 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव, उसको हटाने का एक प्रस्ताव जो है वो लोकसभा के द्वारा या सदस्यों के द्वारा लाया गया है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और राज्यसभा के द्वारा लाया गया है तो राज्यसभा के सभापति को सौंपना होता है। जो अध्यक्ष या सभापति होता है वो प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो अध्यक्ष या सभापति जो है वो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करता है। अब ये जो 3 सदस्यीय समिति इसमें शामिल कौन होते हैं? इसमें एक जो होते हैं उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या कोई न्यायाधीश होता है। दूसरा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, मतलब जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे यह महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और एक तीसरे सदस्य के रूप में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होता है। यदि यह समिति यह पाती है कि न्यायाधीश कदाचार का दोषी है या असमर्थ है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के उपरांत न्यायाधीश को हटाने के लिए इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और अंततः न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति आदेश पारित करता है। ठीक है, और अभी तक किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो इस प्रकार से इसके जो तीनों कथन थे वो तीनों के तीनों सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। केंद्र व राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्तियों के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार अनन्य रूप से संसद में निहित है। दूसरा, किसी भी सूची में उल्लिखित विषयों पर करों को अधिरोपित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल में निहित है। ठीक है, तो बताना है इनमें से कौन से या कौन सा सही है। तो आप देखें इसमें से दोनों के दोनों ही कथन जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अब क्यों गलत है उसको भी देख लेते हैं। तो संविधान जो है केंद्र व राज्यों के मध्य निम्नलिखित रीतियों से कर संबंधी अधिकारों का विभाजन करता है। कैसे? पहला, संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों पर करों के निर्धारण का अनन्य अधिकार होता है। वहीं राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची में उल्लिखित विषयों पर करों के निर्धारण का अनन्य अधिकार होता है। और संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर करों के निर्धारण का अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो है कि संसद में निहित होता है ये गलत है। समवर्ती सूची पे जो विषय है उसके करों के निर्धारण में राज्य भी शामिल होता है। इसके अलावा कर निर्धारण की अवशिष्ट शक्ति अर्थात कर निर्धारण का अधिकार जो है वो तीनों सूचियों में से किसी में भी उल्लिखित ना हो ऐसा विषय, तो वह जो है उसके लिए अधिकार किसके पास है? संसद में निहित है। इस उपबंध के तहत संसद द्वारा उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर आरोपित किए गए हैं। संविधान कर के उद्धरण अर्थात लगाने और उसके संग्रहण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है। इसी प्रकार यह उद्वाहित मतलब लगाना और कर को संग्रहित कर प्राप्तियों के विनियोजन के सिद्धांतों का भी निर्धारण संविधान के द्वारा किया जाता है। आयकर का जो
आयकर को जो लगाया जाता है उसको जो संग्रहण किया जाता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्यों के मध्य बाद में विनियोजित किया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, एक सेकेंड, ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। सुर्खियों में कुछ प्रजातीय समूह रहे हैं और हमें बताना है ये किस देश से संबंधित रहे हैं। पहला है उइगर, चीन से संबंधित, ओरोमो इराक से, तीसरा कुर्द इथोपिया। तो बताना है इसमें कौन से सुमेलित हैं। तो आप देखें तो आपका उइगर जो है ये चीन से संबंधित है, परंतु ओरोमो जो है ये इथोपिया से संबंधित है, और कुर्द जो है ये इराक, ईरान, सीरिया कई देशों से संबंधित हैं। तो आपका जो इसमें केवल पहला वाला सुमेलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अब थोड़ा सा इनके बारे में और चीज़ों को देख लेते हैं, ये जो भी प्रजातीय समूह है इनके बारे में। तो हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया जिसमें पश्चिमी सिजियांग प्रांत में उइगर, मतलब चीन के पश्चिमी सिजियांग प्रांत में जो उइगर तथा अन्य प्रजातीय समूह हैं उनकी व्यापक निगरानी और हिरासत में सम्मिलित चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध आरोपित किए जाने का प्रावधान किया गया है। चीन का यह जो अभियान है एक ऐसा अभियान है जिस पर चीन के प्रभुत्व के कारण विश्व भर में मौन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया देखी गई है। ये जो उइगर मुसलमान हैं ये सिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र के मूल निवासी हैं तथा वे स्वयं को सांस्कृतिक और प्रजातीय रूप से मध्य एशियाई देशों से संबंध मानते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उइगरों ने कुछ समय के लिए स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था, किंतु 1949 में इस क्षेत्र पर साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट चीन का संपूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था जो शताब्दियों से कृषि और व्यापार के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसमें कासगढ़ जैसे उन्नतशील नगर प्रसिद्ध सिल्क रोड के एक केंद्र के रूप में संबद्ध थे। अब ओरोमो के बारे में बात कर लेते हैं। ओरोमो जो है ये इथोपिया का सबसे बृहद प्रजातीय भाषाई समूह है जो संपूर्ण आबादी के 1/3 से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है तथा एफ्रो एशियाई परिवार की कुशिटिक शाखा की एक भाषा बोलता है। प्रारंभ में यह मूलतः देश के दक्षिण पूर्वी भाग तक सीमित था, किंतु 16वीं शताब्दी में अत्यधिक आक्रमणों के कारण इन्होंने पलायन करना शुरू कर दिया और संपूर्ण दक्षिणी इथोपिया पर अधिकार कर लिया। अब कुर्द के बारे में बात कर लें, कुर्दों के बारे में। तो कुर्द मध्य पूर्व में चौथे सबसे बड़े प्रजातीय समूह का गठन करते हैं। ये तुर्की, इराक, सीरिया, ईरान और अर्मेनिया की सीमाओं से संलग्न एक पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं। वे एक विशिष्ट समुदाय का गठन करते हैं जो वंश, संस्कृति और भाषा के माध्यम से संगठित हैं। हालांकि उनकी कोई मानक बोली नहीं है और वे विभिन्न धर्मों और पंथों का पालन करते हैं, यद्यपि इनमें से अधिकांश जो है वो सुन्नी मुसलमान हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार किसे प्राप्त है। ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग को, राज्य निर्वाचन आयोग को, राष्ट्रपति को या संसद को। तो यह जो अधिकार है वो किसको प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो परिसीमन आयोग के बारे में और बात कर लेते हैं। परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो है वो परिसीमन अधिनियम 2002 के उपबंधों के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है और इसकी नियुक्ति संपूर्ण देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने के उद्देश्य से की जाती है। प्रत्येक राज्य में उस राज्य की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अर्थात SC या ST की संख्या के अनुपात के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा आरक्षित किया जाता है और सीमाओं के निर्धारण के पश्चात परिसीमन आयोग जो है प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में आबादी की संरचना का निरीक्षण करता है तथा जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक होता है उन निर्वाचन क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षित घोषित करता है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों के संदर्भ में परिसीमन आयोग जो है 2 परिस्थितियों का परीक्षण करता है। यह उन निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है जिनमें अनुसूचित जाति की आबादी का अनुपात सर्वाधिक हो तथा साथ ही यह राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इन निर्वाचन क्षेत्रों का वितरण भी करता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि सामान्यतः संपूर्ण देश में अनुसूचित जातियों की बात की, जनजातियों की नहीं, अनुसूचित जातियों की आबादी समान रूप से वितरित है। परिसीमन कार्रवाई के तहत प्रत्येक बार इन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का चक्रीय आधार पर निर्धारण किया जा सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। यहाँ पे है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान खुले मतदान द्वारा होता है। दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के सिद्धांत के अनुसार होता है। तीसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन में नोटा का प्रावधान अनुप्रयोज्य नहीं होता है, मतलब नोटा का इस्तेमाल नहीं होता है।
तो इसमें बताना है कौन से कथन या कौन सा कथन सही है। तो इसमें आप देखें तो पहला जो है वो गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल तीसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बारे में और देखें तो भारत के संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होता है, ऐसा कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 52 में 52 में, और वह देश में सर्वोच्च निर्वाचित पद धारण करता है, जिसका निर्वाचन संविधान तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों के अनुसार होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग में निहित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के उपबंध 55 का जो भाग 3 है, यह उपबंध करता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान जो है गुप्त होगा। तो यहाँ पे जो है कि खुले मतदान, ये गुप्त मतदान होता है, और ये यहाँ पे ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं बल्कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। इसके अलावा निर्वाचन समाप्त हो जाने के पश्चात राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्वाचन याचिका के माध्यम से प्रश्न उठाया जा सकता है। मतलब यदि कोई विवाद होता है तो वह विवाद कहाँ सुलझाया जाएगा? उच्चतम न्यायालय में। और ऐसी निर्वाचन याचिका किसी उम्मीदवार द्वारा या एक साथ याचिकाकर्ताओं के रूप में जुड़कर 20 या इससे अधिक निर्वाचकों द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है उच्चतम न्यायालय में। और नोटा का प्रावधान राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुप्रयोज्य नहीं होता है, इस्तेमाल नहीं होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय संविधान ने लोकसभा और विधानसभाओं के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को अंगीकार नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? तो इसमें दो कारण दिए गए हैं। क्योंकि पहला है मतदाताओं के लिए पद्धति की जटिलता को समझना कठिन है। दूसरा, भारत में बहुत बहुल राजनीतिक दल सरकार में अस्थिर उत्पन्न करेंगे। तीसरा भी 3 है यहाँ पे, यह दलगत पद्धति के महत्व को कम करती है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो आप इसमें देखें तो पहला तो सही है कि जटिलता को समझना कठिन है, दूसरा भी सही है, परंतु तीसरा जो है ये गलत है, क्योंकि इससे अनुपातिक प्रतिनिधित्व से क्या होगा कि दलगत पद्धति के महत्व कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से पहला और दूसरा ही आपका सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब इसके बारे में और चीज़ें देखें तो भारत के संविधान ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा व विधान परिषदों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति को अंगीकार किया है, जबकि यह पद्धति जो है सभी वर्गों के लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सहायता करती है, लेकिन इसे लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु स्वीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, और क्यों नहीं किया गया है, इसके लिए रीजन क्या दिए गए हैं? पहला कि देश में साक्षरता दर कम होने के कारण मतदाताओं के लिए इस पद्धति, जो कि एक जटिल पद्धति है, इसको समझना कठिन है। दूसरा, पद्धति की गुणात्मक प्रवृत्ति होने के कारण बहुल राजनीतिक दल होने से, मतलब राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इससे सरकार में अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण इसे संसदीय सरकार हेतु अनुपयुक्त माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपके अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है, इसमें कई सारे दोष हैं। पहला कि यह जो है अत्यधिक व्ययशील प्रक्रिया है। दूसरा, यह उपचुनाव के प्रयोजन हेतु कोई अवसर ही प्रदान नहीं करता। तीसरा, यह मतदाताओं और प्रतिनिधियों के मध्य आंतरिक संपर्कों को समाप्त करती है। चौथा, यह अल्पसंख्यक विचारों और समूह के हितों को प्रोत्साहित करती है। पांचवा, यह दलगत पद्धति के महत्व में वृद्धि करती है, यहाँ पे जो कम करती है ये गलत है, ये वृद्धि करती है तथा और मतदाता के महत्व को कम करती है, क्योंकि किसी विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला दल मतदाता से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें हमें यहाँ पे निम्नलिखित पर विचार करना है। 3 कथन है। पहला, राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार। दूसरा, व्यक्तियों द्वारा जनहित याचिका दायर करने का अधिकार। तीसरा, रिट जारी करने का अधिकार। हमें बताना उपयुक्त में से कौन सा या कौन से अधिकार उच्चतम न्यायालय में निहित है लेकिन उच्च न्यायालय में निहित नहीं है। तो आप देखें, राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार ये केवल उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, जबकि PIL दायर करने का अधिकार जो है, PIL दायर करने का अधिकार और रिट जारी करने का अधिकार ये अन्य को भी दिया गया, अन्य न्यायालय को भी। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला आपका सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा सा और चर्चा कर लें तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर किसी पूर्व संवैधानिक संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्धता, सनद आदि से संबंधित मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अलावा
जो जनहित याचिका अर्थात PIL है, इसको सार्वजनिक हित या सामान्य हितों के प्रवर्तन हेतु किसी भी न्यायालय में विधिक कार्रवाई के रूप में आरंभ किया जा सकता है और इन हितों में सार्वजनिक या किसी समुदाय के किसी वर्ग के आर्थिक हित या कुछ अन्य हित होते हैं जिनके द्वारा उनके विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही परिस्थिति के आधार पर जनहित याचिका को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। दोनों न्यायालयों में जनहित याचिका पर संज्ञान लेने की शक्ति निहित है और साथ ही उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब उच्चतम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार दिया गया, परंतु इनको अलग अलग अनुच्छेद संविधान के आर्टिकल में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों के लिए रिट अधिकार क्षेत्र के लिए अलग अलग किंतु समानांतर उपबंध प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद 32 को एक मूल अधिकार के रूप में अंतः स्थापित किया गया और यह मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संवैधानिक उपबंध प्रदान करता है। साथ ही यह उपाय जो है अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन तक ही सीमित है। जब मूल अधिकार का उल्लंघन हो तभी आप आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय जो है रिट निकालता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 32 के उल्लंघन तक सीमित, वहीं अनुच्छेद 226 एक संवैधानिक उपबंध प्रदान करता है, लेकिन यह मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 32 के विपरीत अनुच्छेद 226 यह किसी संबंध में कोई गारंटी प्रदान नहीं करता। अनुच्छेद 32 की तुलना में अनुच्छेद 226 का दायरा अत्यधिक व्यापक है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 226 का संचालन केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अन्य उद्देश्यों हेतु संचालित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आपका इसमें बी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। पहला, किसी पारंगत विधिवेता को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, न्यायिक स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने हेतु संविधान द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित किया गया। तीसरा, न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता या प्रतिज्ञान करता है। तो इसमें बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। तो आप देखें तो पहला वाला कथन नहीं सही है, ठीक है, पहला कथन सही नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। इसमें आपका केवल एक सेकंड, इसमें आप देखें तो पहला सही है, ये यहाँ पे नहीं लिखा है ना, नियुक्त नहीं किया जा सकता, पहला सही हो गया और आपका तीसरा सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लें। तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति है तो किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। क्या क्या? पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, या वह किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ठीक है। उपयुक्त कथनों से यह स्पष्ट होता है कि संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई, इसमें कोई न्यूनतम आयु नहीं बताई गई। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के मामले के विपरीत संविधान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पारंगत विधिवेता की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं करता। यदि आप उच्चतम न्यायालय पढ़ेंगे तो वहाँ पर यह प्रावधान है कि कोई यदि पारंगत विधिवेता है तो उसको न्यायाधीश बनाया जा सकता है, परंतु उच्च न्यायालय के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। वहीं संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए। क्या? कि वह जो न्यायाधीश होगा वह उच्च न्यायालय का, वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा और वह भारत के राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे 62 वर्ष की आयु तो बताइए, परंतु आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि किसी पदाधिकारी की पदावधि जो होती है उसकी वर्तमान नियुक्ति के तहत नियोजित की जाती है, नियोजित की गई समयावधि होती है। उदाहरण के लिए जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का 65 वर्ष की आयु सीमा तक होता है। ठीक है। न्यायाधीशों के लिए इस तरह की सीमा का उल्लेख नहीं किया गया, क्योंकि यदि कोई न्यायाधीश किसी हाई कोर्ट में कार्य कर रहा है तो उसका ट्रांसफर जो है वो किसी अन्य जो है उच्च न्यायालय में किया जा सकता है या उसको उच्चतम न्यायालय में भेजा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहीं एक ही जगह पर के लिए कोई टेन्योर इनका नहीं निर्धारित है कि आपको इस उच्च न्यायालय में इतने सालों तक ही काम करना है। तो इसके अलावा उसे संसद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, और उसे किसी अन्य उच्च न्यायालय में अंतरित किए जाने पर या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने पर उसका पद क्या हो जाता है? रिक्त हो जाएगा। साथ ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के राज्यपाल या उसके द्वारा नियमित
नामित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 इसमें है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला, यहाँ पे 2 कथन दिए गए। पहला, केंद्रीय मंत्रिमंडल समितियों के द्वारा लिए गए निर्णय मंत्रिमंडल पर बाध्यकारी होते हैं। दूसरा, इन समितियों के सदस्यों को केवल इन समितियों में सदस्यों के रूप में केवल कैबिनेट मंत्रियों में से ही नियुक्त किया जाता है, या जो लिखा है कि उनके सदस्यों को केवल कैबिनेट मंत्रियों में से नियुक्त किया जाता है। तो बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो आप देखें, इसमें पहला भी जो लिखा है बाध्यकारी नहीं होती, चूंकि सलाहकारी होती हैं तो सलाह देती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। और दूसरा भी केवल कैबिनेट मंत्री, तो जहां भी केवल हो तो उसकी मोस्ट प्रोबेबली संभावना होती है वो गलत होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि कैबिनेट मंत्रियों को ही केवल शामिल किया जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। इसके बारे में और बात कर लें तो कार्य संचालन नियमों के तहत मंत्रिमंडलीय समितियों की स्थापना की जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी समिति होती हैं और दूसरी तदर्थ समितियां होती हैं। तदर्थ समितियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा समय की अनिवार्यता और परिस्थिति की मांग के अनुसार की जाती है। सामान्यतः इसमें कैबिनेट मंत्रियों को सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन गैर कैबिनेट मंत्री भी इसकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं, उनको भी शामिल किया जा सकता है। तदर्थ समितियां मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेती हैं, जिसकी मंत्रिमंडल द्वारा समीक्षा की जा सकती है। इस प्रकार तदर्थ समितियों द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम नहीं होते हैं। तो आपका जो पहला कथन था वो गलत हो गया। और समितियों की अध्यक्षता प्रायः प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, और यदि प्रधानमंत्री जिन समितियों का सदस्य नहीं होता है उनकी अध्यक्षता कोई अन्य कैबिनेट मंत्री कर सकता है। मतलब जिस समिति में प्रधानमंत्री होंगे उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इसमें बताना निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाती हैं। पहला, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। दूसरा, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता। तीसरा, मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग। तो आप देखें ये तीनों ही जो हैं ये भारत में निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने का कार्य करती हैं। तो इसके बाद थोड़ा सा देख लें, किसी भी निर्वाचन प्रणाली की वास्तविक परीक्षा एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की उसकी क्षमता है। यदि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकृत स्तर तक प्रसार हो तो यह आवश्यक हो जाता है कि निर्वाचन प्रणाली निष्पक्ष और पारदर्शी हो। लोकतांत्रिक निर्वाचनों के लिए आवश्यक है कि देश के समस्त वयस्क नागरिकों को निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसके साथ ही संविधान जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अर्थात सीईसी और निर्वाचन आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। उनकी नियुक्ति 6 वर्ष के कार्यकाल या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इसको तभी हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदनों ने विशेष बहुमत से उसे हटाने का संकल्प पारित किया हो। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि कोई भी सत्तारूढ़ दल ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटा ना सके जिसने निर्वाचन में उस दल का समर्थन करने से मना कर दिया हो। निर्वाचन आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और जो वीवीपैट है, वीवीपैट किसी ईवीएम से संयोजित जो है एक स्वतंत्र प्रणाली होता है जो मतदाताओं को यह सुनिश्चितता प्रदान करता है कि उनका मत जो है वो नियत प्रतिनिधि को जिसको वो देना चाहते हैं उसको ही दिया गया है। जब कोई मतदान किया जाता है तब वीवीपैट जो है प्रिंटर ये होता है, इस पर एक पर्ची प्रिंट हो जाती है जिसमें उस प्रतिनिधि का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता है। याद रखिए क्या क्या चीज़ें अंकित होती हैं। तो प्रतिनिधि का सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होता है जिसको मत दिया गया है, और यह 7 सेकंड तक ईवीएम पर लगे पारदर्शी कांच के माध्यम से मतदाता को दिखाई देता है। उसके उपरांत यह मुद्रित पर्ची जो है स्वचालित रूप से कट जाती है और एक मोहर बंद ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। आवश्यकता पड़ने पर इन प्रिंट आउटों की मदद की बाद में गणना की जा सकती है। तथा तो इस प्रकार से मतदान प्रक्रिया में वीवीपैट का उपयोग जो किया गया है उससे क्या हुआ है, निर्वाचन को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। संविधान द्वारा प्रदत्त पंचायतों में सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई। पहला, एससी और एसटी के लिए प्रत्येक पंचायत में पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप स्थान आरक्षित होते हैं। दूसरा, एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों में से कम 1/3 सीटें संबंधित श्रेणियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। तीसरा, किसी राज्य की विधायिका किसी भी पंचायत में पिछड़े वर्ग के अर्थात ओबीसी वर्ग के पक्ष में सीटों के आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। तो हमें बताना है इसमें कौन से कथन सही है। तो आप देखें इसमें
तीनों के तीनों ही कथन जो है वो पूरी तरीके से सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। अब इसके बारे में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। समस्त पंचायत संस्थानों में 1/3 सीटें महिलाओं हेतु आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जातियों अर्थात एसटी और एसटी के लिए किसी के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सभी तीनों जो स्तर हैं पंचायत में, जो तीन स्तर हैं उस पर आरक्षण का प्रावधान किया गया। यदि राज्यों के अनिवार्य लगता है तो वह अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। मतलब ये अनिवार्य नहीं है, ये आपके राज्य के विधायक के ऊपर है कि यदि वो देना चाहें ओबीसी वर्ग को तो आरक्षण दे सकते हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि यह आरक्षण पंचायतों में केवल सामान्य सदस्यों के लिए नहीं होता, बल्कि सभी जो 3 स्तर होते हैं उन तीनों स्तरों पर जो अध्यक्ष के पद हैं उन पर भी लागू होता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण न केवल सामान्य श्रेणी की सीटों पर बल्कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी होता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक साथ आरक्षित हो सकती है। इस प्रकार कोई दलित महिला या आदिवासी महिला जो है वो सरपंच हो सकती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो 25 है, केंद्र राज्य संबंधों में विभिन्न मुद्दों की गहन जांच हेतु एक समिति या आयोग का गठन किया गया था। इसने प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी। हमें बताना है कि उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस समिति आयोग को निर्दिष्ट किया गया, मतलब किस समिति ने इसकी अनुशंसा की थी। पुंछी आयोग, खुसरो समिति या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग या सरकारी आयोग। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है आपका सी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अब थोड़ा सा इन चारों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पुंछी आयोग की बात करें तो अंतर राज्य परिषद की स्थापना जो है, अंतर राज्य परिषद की स्थापना 1990 में होती है, जबकि पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। इसलिए यह संभव नहीं कि प्रथम बार अंतर राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश पुंछी आयोग के द्वारा की गई हो। हालांकि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा 2007 में भारत सरकार द्वारा इस आयोग का गठन किया गया था। अब खुसरो समिति की बात कर लेते हैं। तो खुसरो समिति को कृषि समीक्षा समिति के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। समिति द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋणों की समस्याओं की समीक्षा की गई थी और प्रमुख सुनियोजित सुधारों की सिफारिश की गई थी, अर्थात यह अंतर राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। खुसरो समिति कृषि से संबंधित है। तीसरा, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, पहले इसके अध्यक्ष कौन थे कि हनुमंतैया थे, तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की गई थी और इसको संदर्भित निर्देशों में अन्य के साथ साथ केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा भी सम्मिलित थी। प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा ही प्रथम बार संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर राज्य परिषद की स्थापना की अनुशंसा की गई थी। इसने केंद्र पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए राज्यों को अधिक वित्तीय संसाधन अंतरित करने की भी अनुशंसा की थी। इसी के साथ राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती उनके अनुरोध पर या अन्यथा भी किए जाने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन इन अनुशंसाओं को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। अब जो सरकारी आयोग है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अंतर राज्य परिषद की स्थापना जो है 1990 में सरकारिया जो अंतर राज्य परिषद की स्थापना है, देखिए सिफारिश जो है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी, परंतु इसकी स्थापना जो होती है वो 1990 में सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर के उपरांत की गई थी। लेकिन इसकी संशोधित पहले जो है 1966 में जो आपका प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ARC था उसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा है कि सिफारिश किसने की थी, ठीक है, न कि स्थापना की बात की गई। राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता के लिए संघर्ष ने 1983 में सरकारी आयोग के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था, जिससे केंद्र और राज्यों के मध्य सभी क्षेत्रों में विद्यमान व्यवस्था का परीक्षण करने, समीक्षा करने और उचित परिवर्तन व उपायों की अनुशंसा करने के लिए कहा गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 25 क्वेश्चन को पूरे व्याख्या के साथ यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।